जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जोहार। तो आज हम लोग मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। जैसे देखिए, जितना प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को करवाए हैं, एक एक प्रैक्टिस सेट को देख जाइए। पहले तो हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए सिलेक्शन वाला सीरीज में, उसके बाद अब ये वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप देख जाइए, एक एक प्रैक्टिस सेट को देख जाइए। अगर 20 में 20 सवाल बनाना है तो इसको हल्के में लेने का गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस, ये 3-4 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्कोर करिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, और एक लैंग्वेज पेपर, ठीक है। बाकी इंडियन जीके जीएस को दबा के पढ़िए एकदम, जितना हो सकता है मैक्सिमम। वैसे जीएस जीके तो भैया एक सागर है, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं। हम छोड़ने के लिए किसी को नहीं कह रहे हैं। बस मेरा सलाह ये है कि जहाँ से नंबर आप नोच सकते हैं ना, नंबर को नोच लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप नोच लीजिए। तो सबसे पहले जो फिक्स है ना, उसको निपटा दीजिए। जैसे कि 20 सवाल मैथ में, 20 सवाल रीजनिंग में, और कोशिश करिए 20 सवाल कंप्यूटर में, कोशिश करिए साइंस में, कोशिश करिए लैंग्वेज पेपर को तो पूरा पी जाइए एकदम, और इंडियन जीके जीएस को पी जाइए। जहाँ तक हो सकता है, आपकी क्षमता है, आप उतना मेहनत करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि जिस नीति के तहत ये परीक्षा होने वाला है, नीति पूरा का पूरा गलत है और फाइटिंग तगड़ा होने वाला है। ये बात आप सबको मालूम है, ठीक है। अब सरकार का नीति है, हम लोग इसका विरोध ही कर सकते हैं, और क्या करें बताइए आप, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है। ऐप फोकस स्टडी विद अभी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस पे मैथ का कोर्स एकदम मिनिमम फ़ी 299 में पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस करवाया गया है। सबसे खास बात यह है कि आपको इस पे कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। देखिए, तो आपको यहाँ पे ना कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो क्या है मिल जाता है, और इसके बाद आप ना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से कंप्लीटली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम टाइम में ना आप रिवाइज करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप मैथ का कोर्स परचेज करते हैं मात्र 299 में, तो इसके साथ ही आपको मैथ का टेस्ट सीरीज सिर्फ 75 का है, ये आपको फ्री मिल जाता है। ये कंप्लीट आपका मैथ के पैकेज के साथ ही इनरोल है, ठीक है। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही मैथ का कोर्स हमारा लेते हैं, टेस्ट सीरीज आपको साथ ही साथ मिल जाता है। जनरल साइंस पे आते हैं। जनरल साइंस आपका 499 का है कंप्लीट। अभिषेक सर इसको देख रहे हैं। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट देंगे आपको, ठीक है। रीजनिंग 199 का है, कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। और सबसे खास बात कि आप ऐप पे देखेंगे, आपको कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज़ जो है 15 या 10 है, 10 कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दिया गया है। लेवल का टेस्ट सीरीज है, आपको कंप्यूटर जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन टेस्ट आप यहाँ से लगाइए, ठीक है। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन, और यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन। अब आप जोड़ लीजिए कि आपको कैसे स्कोर करना है, ठीक है। तो एक एक बात को आप समझ गए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और इसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो पूरा सेशन देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आपके पास वहाँ वक्त नहीं रहेगा। दिमाग का स्थिति थोड़ा वहाँ गड़बड़ होता है, भयभीत होते हैं लोग, पैनिक होता है सिचुएशन। तो पहले जब आपका प्रैक्टिस तगड़ा रहेगा ना, तो आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका इधर आप मेहनत में अगर कमी छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा,
ठीक है। देखिए इस सवाल को, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, एग्जाम में आए और जिनको इसका कंसेप्ट नहीं मालूम है वो वक्त लेके जाएंगे, ठीक है, उनका वक्त खराब होना तय है, लेकिन आपको समय खराब नहीं करना है, समय बचाना है। क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू है √3 - √2 अपॉन √3 + √2 और y का वैल्यू है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। अब x और y का वैल्यू को ज़रा ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि जो x का है उसका उल्टा जो है y का वैल्यू है, x का उल्टा क्या है, y का वैल्यू है। ध्यान से देखिए, x का वैल्यू √3 - √2 है तो y का वैल्यू √3 + √2 के फॉर्म में है, दोनों का वैल्यू एक दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है। और पूछा है x³ + y³। तो अगर आपने मेरा अलजेब्रा वाला क्लास किया है तो ये सवाल एकदम आपसे बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कुछ सेकंड में सवाल को तोड़ देना है। तो क्या आपको याद है कि ये केस ये केस आपका √a - √b अपॉन √a + √b वाला है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब x + y को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तब हमें मिलता है 2 × a² + b², और जब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलता है 1। देखिए x + y को जब जोड़ेंगे ना मेरे भाई, तब हमें क्या मिलता था, 2 × a² + b², और जब x × y लगाते थे तब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये तो फिक्स केस है। ऐसा क्यों, क्योंकि पूछा है x³ + y³। तो सर x³ + y³ कहाँ पे आता है, x + y का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, इसीलिए x + y और xy का वैल्यू निकाला जाता है। तो सर ये जो a और b जो टर्म है ना, ये कुछ और नहीं √3 और √2 है, समझिएगा। पूरा डिटेल में समझाने का वक्त यहाँ पे नहीं है, सेशन लंबा हो जाता है, ठीक है। तो x हमें चाहिए x + y का वैल्यू, तो x + y क्या होगा, 2 × a² + b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 + b² मतलब √2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5 और 5 दूना 10, x + y का वैल्यू आ गया। और x y क्या, जब x और y का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो √3 + √2 से √3 + √2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और √3 - √2 से ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो भैया x + y का वैल्यू क्या है, 10, और 10 का क्यूब क्या है, 1000 बराबर x³ + y³ का तो वैल्यू निकालना है, प्लस 3 × xy। तो भैया xy तो हमारा 1 है और x + y क्या है, 10 है। एक लाइन में सवाल आपका सोल्व हो गया। अब x³ + y³ का वैल्यू चाहिए, और ये है 1000 और 10 × 30, 1000 में 30 गया तो 970 आपका आंसर आ गया x³ + y³ का। इस सवाल को इसी तरीका से बनाना होगा, बशर्ते इसके पीछे का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में खास क्या है कि इसका कैलकुलेशन में लोग टाइम लगा देते हैं। टाइम कैसे बचाना है आपको हम ये बताते हैं। कहता है कि एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीना के लिए 12,000 रुपये है, अगले 3 महीना के लिए ये आपका 15,000 रुपया है, और अंतिम 5 महीनों के लिए 17,000 रुपया है एवरेज, ठीक है। यदि एक वर्ष में परिवार 1,52,000 रुपया बचाता है तो परिवार की औसत मासिक आय क्या है। तो भैया पहले पूरा साल का इनकम निकालना होगा, और उसके बाद उसको 12 से भागा देंगे, तब जाके आएगा आपका महीने का, 1 महीने का एवरेज इनकम कितना है। तो देखिए आप एक बात समझिए, करना कैसे है, आप एक बात समझिए। तो जी 4 महीना में प्रत्येक महीना खर्चा है 12,000 रुपया, तो 4 महीना में कितना हो गया, 12 चौके 48,000 रुपया। कितना हो गया जी, 48,000 रुपया। अभी आप देखिएगा कैसे जोड़ना है। और अगला 3 महीना के लिए प्रत्येक महीना खर्च है 15,000 रुपया, तो 3 महीना में खर्चा हो गया जी 45,000 रुपया, ठीक है। और आखिरी के 5 महीनों के लिए पर महीना खर्चा है एवरेज 17,000 रुपया, तो जी 17 × 5 = 85,000 रुपया। अब ये जो खर्चा आ गया पूरा साल का आ गया, तो ये 3 जीरो पे ध्यान मत दो, ये अब पूरा साल का है। यहाँ पे भी अब 3 जीरो पे ध्यान बिल्कुल मत दो, ठीक है जी। तो जब इसको जोड़ेंगे तो भैया 5 × 5 = 10 और 8 = 18, और 8 × 8 = 16,
और एक 17, 178 मतलब 3 जीरो लगा दे तो जी 178 मतलब 1,78,000 रुपये इसका एक साल में खर्च हुआ है। परिवार कितना बचाता है तो सर 1,52,000 मतलब हम 152 पे ध्यान देंगे, इसको जोड़ देंगे 0 3 3 330 पे डबल 0 चिपका दो। कैलकुलेशन करने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए। अब ये एक साल में परिवार का पूरा इनकम है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये हमारा खर्च है और ये हमारा बचत है, सब कुछ समझा दे रहे हैं। तो खर्च और बचत को जब जोड़ेंगे तो इनकम ही तो मिलेगा। तो हम साल का 3,30,000 रुपया कमाते हैं, तो महीना का कितना कमाते हैं 12 का भाग लगा दो। अब 12 का भाग हम 3,30,000 में नहीं लगाने वाले हैं, हम सीधा 330 में लगाने वाले हैं। तो 12 से काटेंगे और ऑप्शन पे एकदम पैनी नज़र रखना है, ठीक है। तो 12 से हम काटेंगे तो 12 दूना 24, 2 2 2 2 सब में है और देखो लास्ट में 2 2 जीरो सब में आना है। तो ऑप्शन से तो खास बात बन नहीं रहा है। तो 12 से जब काटेंगे 33 को तो 12 दूना 24 कितना बचेगा 6 और 3 9 मतलब 90 पे जाएगा और फिर ये चला जाएगा 7 बार में, है ना। 6 और 3 9 90 7 बार में और 2 बार में गया, फिर 7 बार में जाएगा, फिर 5 बार में 275 मतलब 27,500 रुपया परिवार का मंथली इनकम है। कैलकुलेशन करना होगा इसका कायदे से, नहीं तो थोड़ा सा फंस सकते हैं। सवाल आसान है लेकिन बड़ा बड़ा डाटा देखे ना आपको डरा देता है कि भैया हो सके फंस जाए। परिवार का पहले 4 महीना के लिए 12,000, अगले 3 महीना के लिए 15,000, अंतिम 5 महीना के लिए 17,000, क्या फ़र्क पड़ता है। कैलकुलेशन अपने हाथ में है कि नहीं। रेशियो प्रपोर्शन का मस्त वाला सवाल है। कहता है कि 555 को ABC के बीच में 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटना था, ठीक है, लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दिए तो C को कितनी अधिक राशि प्राप्त हो गई है। मेरे भाई बात बताओ, हमको बांटना था इस रेशियो में, किसमें हमको बांटना था 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटना था। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वाला रेशियो है इसको इंटीजर में चेंज कर देते हैं। करना कैसे है, तो जो 4 5 6 है इसका एलसीएम लेंगे तो 4 5 6 का एलसीएम कितना 60 आएगा और 60 से पूरा रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। मतलब ये इस अनुपात में बांटना था और ये वाला सही अनुपात था। अगर हम इस अनुपात में बांटते तो C को कितना पैसा मिलता। देखिए C के बारे में पूछा गया है, C पे ध्यान देंगे। तो C को कितना पैसा मिलता, तो भैया 15 और 12 27 और 10 37 यूनिट का वैल्यू था 555 रुपया। तो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना 37 से 10 बार में 370 और 5 है तो 15, हाँ ये 15 बार में कंप्लीट चल जाएगा। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू 15 रुपया है। तो सर 10 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे C को कितना पैसा मिलता 150 रुपया मिलता, ठीक। लेकिन हम इस अनुपात में नहीं बांटे, हम बांट दिए 4:5:6 के रेशियो में। A, B और C के बीच 4:5:6 के रेशियो में हम बांट दिए। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस रेशियो में बांटे थे तो 4 और 5 9 और 6 15 का वैल्यू कितना है 555। तो यहाँ पे देखिए 37 से ये 15 बार में गया तो 15 से ये 37 बार में जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 37 है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 37 रुपया है। तो भैया 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे सर 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22 222 रुपया। अब इसको रेड पेन से घिरते हैं। यहाँ पे C को कितना मिल रहा था 150, यहाँ पे C को कितना मिल गया 222। कितना ज़्यादा मिला सर, तो 222 में 150 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 2 और 72 रुपया। 72 रुपया C को ज़्यादा मिला और यही आपका आंसर था।
72 रुपया सी को ज़्यादा मिला, 72 रुपया सी को ज़्यादा मिला। बाद वाला बंटवारा में जब हम 4:5:6 के रेशियो में बांट दिए बाय मिस्टेक, है कि नहीं। मस्त वाला सवाल था, आगे बढ़ते सवाल से, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल है, हर एक सवाल देखिए, जितना भी प्रैक्टिस सेशन हम आपके लिए लाते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हमको आदत नहीं है। हम चाहते हैं कि हर एक सवाल से आपको फ़ायदा हो, मेरा हर एक बात से आपको फ़ायदा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, और हम चाहते भी हैं कि आपको समझ में आए ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें एग्जाम में, ठीक है। कहता है कि दिए गए शंकु के आयतन को दोगुना कर दिया जाए तथा आधार की त्रिज्या को समान रखा जाए तो दिए गए शंकु का आयतन और दूसरे शंकु से आयतन का अनुपात क्या होगा। से आयतन का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे छूट गया है, आयतन का यहाँ पे लिख देते हैं अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो एक शंकु है भाई, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। तो पाई से पाई तो उड़ जाना है, 1/3 से भी उड़ जाना है क्योंकि रेशियो लगाना होगा दोनों साइड में। तो हम क्या लिखेंगे r² और r² 2h, क्योंकि रेडियस बराबर है, हाइट को डबल किया गया है। तो जो समझदार बच्चा होगा ना वो सिर्फ इतना लिखेगा r²h अनुपात r² × 2h। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी उड़ गया और इससे ये भी उड़ गया, क्या बचा 1:2 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ और सीखिए कि अगर एक शंकु, जो ये पहले वाला शंकु है, अगर उसका हाइट को हम डबल कर दे तो वॉल्यूम नया वाला शंकु का डबल हो जाएगा पहले से। यही ना बात हुआ भाई। तो ये भी आपको सीखना है यहाँ से। चलिए अब थोड़ा बेसिक से ही बता देते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई, तो एक शंकु है, उसका आयतन का बात किया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब इसी शंकु से दूसरा शंकु बनाया है और कहता है कि जो इनका त्रिज्या है उसको समान रखते हैं, मतलब जो यहाँ रेडियस है वो समान रहेगा, r ही रहेगा, हाइट को डबल कर देते हैं। मतलब नया वाला शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr² × हाइट h था तो यहाँ पे 2h हो जाएगा डबल। हम आपको क्या बोले कि 1/3 πr² h कैंसल और 1/3 πr² h कैंसल, इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 2। यही बात तो हम आपको शुरुआत में बोले थे ना भाई, यही बात आपको बोले थे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जो चीज़ कैंसल आउट होने वाला है वो तो हो ही जाएगा। अगर धुरंधर होगा ना तो बस वो इतना चीज़ देखेगा, इसको भी समझ लो, कंसेप्ट से हर कुछ आप समझ सकते हैं, इसको भी समझ लो। वो बस इतना चीज़ देखेगा कि 1/3 πr² h इधर भी होगा और 1/3 πr² 2h उधर होगा। तो 1/3 πr² इधर भी है, 1/3 πr² इधर भी है। एक साइड 2 गुना ज़्यादा है, मतलब जब वो काटेगा तो इधर से 1 निकल के आएगा और इधर से 2 निकल के आएगा। वो सिर्फ इतना चीज़ लिखेगा, या उसको लिखना ही होगा ना तो वो ये बस इतना लिखेगा कि 1/3 πr² इधर भी है, 1/3 πr² इधर भी है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर से h बचेगा और इधर से 2h बचेगा। इसमें से भी h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1:2। हम आपको क्या बोलते हैं कि एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप इतना तरीका आपके दिमाग में खुद ब खुद उपजने लगेगा कि आप क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे। तो इसीलिए ट्रिक जो है फर्जी बात होता है। ट्रिक हम आपको बार बार करें, पूरा फर्जी बात है। आप किसी से भी पूछ लो शांति से बैठा के कि सर हमें ट्रिक के चक्कर में पढ़ना चाहिए, बोलेगा नहीं भाई, बेसिक बना, वहीं से ट्रिक का उपज होता है, ठीक है। देखिए पहले वीडियो को पॉज मारिए, फिर सवाल को लगाइए, उसके बाद भौकाल मचेगा, ठीक है। कहता है कि यदि 2p/p² - 2p + 1 = 1/4 हो तो p + 1/p का मान क्या होगा। 2 तरीके हैं आपके पास इस सवाल को तोड़ने को, या तो इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर दो या इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर दो।
ठीक है, बात बराबर है। देखिए, तो सबसे आसान क्या है कि इस इक्वेशन को हम p + 1/p में चेंज कर देंगे। कैसे? 2p अपॉन p² - 2p + 1 है, +1 = 1/4 है। सवाल सही है ना? हाँ, ठीक है। तो इसको ना कैची गुना लगा दो जी। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8p। क्या हो जाएगा? 8p = हो जाएगा p² - 2p + 1। ये आ जाएगा। अब जी हमें p + 1/p लाना है। दोनों तरफ हर एक टर्म को p से भाग लगा दो, दोनों तरफ हर एक टर्म को p से भाग लगा दो। तो 8p को p से भाग देंगे, 8 बच जाएगा। p² को p से भाग देंगे, p बच जाएगा। और 1/p को p से भाग देंगे, 1/p बच जाएगा। और यहाँ पे -2p को p से भाग देंगे, -2 बच जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो p + 1/p -2 है, -2 को इधर लेके आएंगे, 8 और 2 10, p + 1/p। और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, सीधा लॉजिक लगाना है। ठीक है, चाहे तो हम इसको भी इस फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया? सवाल से कहता है कि यदि इफ x = a × b - c, y = b × c - c तथा z = c × a - b है, तो x/a का होल क्यूब प्लस y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि पूछा क्या है, x/a, y/b, z/c। ये चीज़ जो इक्वेशन गिवन है उससे निकालना होगा, उससे निकालना होगा। तो मेरे भाई जरा एक बात देखो, अरे यार एक बात देखो कि x = a × b - c है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x/a = b - c? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली y/b = c - a हो जाएगा और z/c = a - b हो जाएगा, a - b हो जाएगा। ये वैल्यू आपका निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है AQ + BQ + CQ, उसी फॉर्मूला पे सेट होगा ना। तो पहला चीज़ तो जैसे ही ऑप्शन पे नज़र गया तो ऑप्शन मेरा है XYZ / ABC, ठीक है। B 0 है, C 3XYZ / ABC है और D 2XYZ / ABC है। तो ये 3XYZ, 2XYZ, XYZ देख के कुछ याद आया? नहीं याद आया। याद दिलाते हैं। अगर A + B + C का वैल्यू 0 है, अगर A + B + C का वैल्यू अगर 0 है, तो आपको याद रखना है AQ + BQ + CQ = होता है 3ABC, 3ABC। ये वैल्यू आपको मालूम है, आपको ये चीज़ मालूम है। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने और तीनों को जोड़े, मतलब B - C + C - A + A - B, तो देखिए -B से +B कैंसिल होता है और -C से +C कैंसिल होता है और -A से +A कैंसिल होता है। मतलब इन तीनों को जोड़ने पे वैल्यू मेरा 0 आ रहा है। मतलब ये x/a का होल क्यूब प्लस y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब = क्या हो जाएगा? 3 × XYZ / ABC। सीधा आपको आंसर बता देना है, सीधा आपको आंसर बता देना है जी। ठीक है, AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा? 3x/a y/b × z/c, ये हो जाएगा। और हम इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं। ये कब बनेगा? जब ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AQ + BQ + CQ। इस 3AB को इधर ले आते हैं तो -3ABC हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर A + B + C का वैल्यू 0 है तो ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। दोनों जिस सिचुएशन से सवाल पूछेगा वैसा ही जवाब देना है। यहाँ पे इस वाला सिचुएशन से सवाल था,
इसीलिए 3 पे मेरा ध्यान गया। ठीक है, लगाइए सवाल को, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो फिर से बनाना पड़ेगा। सवाल सिंपल है, ए का पावर बी का पावर सी का पावर उल्टा सीधा देके आपको मुश्किल बना दिया है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करेगा और उसका आंसर गलत आ जाएगा, और आप फिर से बनाइएगा क्योंकि सवाल आसान है। सवाल आसान में करना क्या है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। 3/15 ए का पावर 5 बी का पावर 6 सी का पावर 3 इंटू 5/9 इंटू ए बी रेज टू 5 इंटू बी रेज टू 5 इंटू सी रेज टू 4 होगा। यहाँ पे बी रेज टू 5 इंटू बी रेज टू 4 है। 1 मिनट मिला लेते हैं भाई, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा, बी रेज टू 5 इंटू सी रेज टू 4 है। ठीक है, यहाँ पे सी रेज टू 4 है, यहाँ पे सी है। ठीक है, सी का पावर 4 है। ठीक है, और फिर इसको भागा लगाना है 10/27 इंटू ए स्क्वायर बी सी क्यू। ए स्क्वायर बी सी क्यू, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको मिला लीजिए, अब सही है। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल सा बात है कि इससे इसमें भाग लगा देना है। जब भाग लगा देंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, ये 27 चला जाएगा ऊपर, और 10 इंटू ए स्क्वायर बी सी क्यू क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें कुछ निपटारा होता है तो कर लेते हैं। देखो, ये सिर्फ निपटारा क्या होगा, 3×5 से 15 मेरा हट गया, क्या बचा, 9 बचा। अब जरा ध्यान दो मेरे भाई, इधर क्या बचा, इधर बचा। देखो, चाहे तो एक स्टेप में इसको कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत भाई लोग को समझ में ना आए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इसको समझाते हैं। तो ये क्या बच गया, ए का पावर 5 बी का पावर 6 इंटू सी का पावर क्यूब इंटू ये आपका 9 तो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी का पावर 5 इंटू सी का पावर 4 और बट्टा में 9 आ जाएगा, और ये 27 मेरा चला जाएगा ऊपर, और नीचे रह जाएगा 10 ए स्क्वायर बी सी क्यूब, यही रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखो 9 से उड़ गया 3 बार में, मतलब 3/10 वाला मेरा आंसर होगा, क्योंकि 3 और 10 अब किसी से कटेगा नहीं। तो 3/10 यहाँ है, 3/10 यहाँ है, ना तो बी होगा ना तो डी होगा, क्योंकि बी में 9/10 है, सी में 1/10 है। मेरा आंसर होगा 3/10 वाला। 3 ऊपर बचा, 10 नीचे बचा। अब देखो, इसमें थोड़ा घातांक और करने का रूल लगाओ। भाई मेरे सी क्यूब से सी क्यूब उड़ जाएगा, बोले सर उड़ जाएगा, बच जाएगा सी का पावर 4, बच जाएगा सी का पावर 4। इन दोनों में सी का पावर 4 किस में है, तो सी नंबर में। ये तरीका होना चाहिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का। जरूरी नहीं कि पूरा एकदम एंड तक सोल्व करके आंसर लिखे, ज़रूरत ही नहीं है। इस मेथड से आपको सवाल को तोड़ना होगा। ठीक है, इस मेथड से सवाल को तोड़ना होगा। अब देखिए, पूरा ही कैलकुलेशन कर देते हैं। अब देखिए, ये b है और ऊपर में b का पावर 5 है, तो इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा b का पावर बच जाएगा 4, और यहाँ a स्क्वायर है तो इसको इससे काट देंगे, यहाँ बच जाएगा a का पावर 4। क्या बच गया मेरे भाई, अच्छा यहाँ पे बच जाएगा, सॉरी, ये b का पावर 6 है, इसको काटेंगे, a का पावर 4 बचेगा। क्या बच गया, तो जी 3/10, और ऊपर क्या बचा, a का पावर 4 इंटू b का पावर 6 और 4 10 इंटू सी का पावर 4, यही ना बचा, यही हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ तक कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि ऑप्शन पे पैनी नज़र रखो। ठीक है, पहले क्या देखे कि भैया 3/10 आएगा, तो 3/10 दो ही ऑप्शन में है, 2 को एलिमिनेट कर दिए। ये चीज़ आपको आना चाहिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना कैसे है। अब इसमें हमको एक चीज़ नज़र आया कि भैया सी का पावर सिर्फ 4 बच रहा है, तो इन दोनों में सी का पावर 4 एक ही ऑप्शन में सी में है, टिक करके आगे बढ़ गए। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आप टाइम लगा देंगे, क्योंकि आपको एक ही उपाय नज़र आएगा कि सवाल को हम बेसिक से जाएं, लेकिन जैसे ही आप बेसिक से जाएंगे टाइम लग जाएगा।
और अगर आप ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो सवाल जल्दी बनेगा। पहले सवाल के पैटर्न को समझिए, कहता क्या है। कहता है कि एक व्यक्ति रुपया 10,000 के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6% ब्याज पर निवेश करता है। ठीक है, 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किया गया भाग से सालाना 76 रुपया 50 पैसा अधिक ब्याज देता है। ठीक है, मतलब दोनों के ब्याज में जो अंतर है वो 76 रुपया 50 पैसा है, और 76 रुपया 50 पैसा अधिक कौन देता है? 5% वाला, 5% वाला अधिक देता है। तो 6% की दर पर निवेश किया गया रुपया कितना होगा? 6% की दर पर निवेश किया गया रुपया कितना होगा? एक बात समझिए, हम 10,000 को 2 भाग में बांट रहे हैं, दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों भाग बराबर नहीं है, और 5% के रेट पर जो प्रिंसिपल हम 5% के रेट से दिए हैं ना, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम 5% पे हम ज़्यादा पैसा उधार दिए हैं और 6% पर कम पैसा उधार दिए हैं। ये बात आपको समझना होगा। 5% पे हम ज़्यादा पैसा उधार दिए हैं और 6% पे हम कम पैसा उधार दिए हैं, क्योंकि लिखा है कि सालाना, एक साल का एनुअली डिफरेंस कितना है? 76 रुपया 50 पैसा। 76 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हम जो है पैसा में हम 10,000 के ज़्यादा वाला भाग पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और कम वाला भाग पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। देखिए, अगर हम पूछा है 6% पे कितना दिए हैं, अगर हम 6% पे 3600 दिए हैं तो 5% पे 6400 देंगे। ठीक है, पहले सिंपल जो ऑप्शन है। और अगर हम 5% पे 4000 दिए हैं, 6% पे 4000 दिए हैं, तो 5% पे 6000 देंगे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अगर हम 6% पे 3850 रुपया दिए हैं तो 10,000 में 3850 को घटा देंगे तो भैया 6150 रुपया हम दिए हैं 6% पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि पूछा है 6% का तो सारा ऑप्शन 6% वाला है। हम 5% वाला पैसा तो निकाल सकते हैं। अगर हम 6% पे 3550 रुपया दिए हैं मेरे भाई, तो 6% पे अगर हम 3550 रुपया दिए हैं तो 5% पे हम कितना देंगे? तो भैया 10,000 में 3500 घटा दिए, तो 10,000 में 3500 घटा दिए तो बच गया 6500, और 6500 में 50 फिर घटा दिए तो 6450 रुपये दिए हैं 5% पे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब पहले सिंपल ऑप्शन के देखो। ठीक है, यहाँ 3600 है, यहाँ 6400 है, तो अगर ये जो ऑप्शन में दिया है वो 6% वाला है और जो 10,000 में घटाए हैं वो 5% वाला है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम 5% पे ज़्यादा पैसा उधार दिए हैं, तभी तो 6% के मुकाबले हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है 5% में। भाई ज़्यादा पैसा देंगे तब ना। ठीक है, अगर बराबर देंगे तो 6% हमको ज़्यादा देगा, 5% कम देगा। हम 5% पे अधिक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आधा से ज़्यादा हम 5% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझिएगा, कंसेप्ट है ये। ठीक है, समझा रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोचे कि 20 क्वेश्चन की जगह अगर हम 10-10 क्वेश्चन कायदे से आपको करवा दें तो बहुत समय है, अभी बहुत सवाल बन जाएगा, और हम आपको बहुत करवा भी दिए हैं। ठीक है, तो भाई जरा देख लो 3600 का 6% कितना होगा, तो 36 छक्के 216। ठीक, 10% 1%, और 6400 का 5% 640 320। क्या 216 और 320 में 76.5 का अंतर है? तो जी नहीं, ए वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। पहले आसान वाला देखें, बी वाला पे देखते हैं। तो जी 4000 का 6% 6 चौक 24 240, और 6000 का 5% 6 25 30 300। क्या
इनमें 76 रुपया 50 पैसा का अंतर है, तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए बेसिक से आसान है, ये समझाने में वक्त लग रहा है, बेसिक से आसान होगा ऑप्शन वाला आपका, ठीक है। 2 ऑप्शन गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि 3850 का 6% कितना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए। 0 6 5 30 और 6 से ना, तो 6 5 30, 6 8 48 और 3 51, हाथ में 5 और 6 3 18 और 5 23, 231 रुपया इसका आता है, ठीक है। अब 6150 का 5% देख लेते हैं। तो भैया 6150 का 5%, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, 5 कम 5 और 2 7 और 5 6 30, एक जीरो लगा दीजिए। 307 रुपया 50 पैसा। अब आप जरा ध्यान दीजिए क्या 231 रुपया और 307 रुपया 50 पैसा का डिफरेंट 76 रुपया 50 पैसा है। 307 रुपया में 231 रुपया को अगर हम घटाते हैं तो जी यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे हाँ है, यहाँ पे 76 रुपया 50 पैसा का डिफरेंस है, मतलब 3850 रुपया हम दिए हैं 6% के रेट पे और 6150 रुपया हम दिए हैं 5% के रेट से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगर हम इसका बेसिक का बात कर ले तो बेसिक हम ऐसे बनाते हैं, 5% पे हमको ज़्यादा मिल रहा है तो 10,000 को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक x और दूसरा 10,000 माइनस x, ठीक है। x को दिए हैं 5% पे, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम तो 1 साल है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x/100 माइनस 10,000 माइनस x इंटू 6/100 और इनका डिफरेंस है 76 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते, फिर 10,000 में x को घटाते, तब मेरा आंसर आता। तो इससे तो आसान है ना ये ऑप्शन वाला। देखिए कैलकुलेशन को मजबूत रखिए, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कैलकुलेशन को मजबूत करना होगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले कि हम आपको बिना ऑप्शन देखे आंसर बनाना सिखा देंगे, सब फर्जी बात है। सच्चाई ये है कि आपको मेहनत करना होगा, कैलकुलेशन पे काम करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आप याद रखिए, एकदम आसान सवाल है। कहता है कि यदि sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा इक्वल टू 2/3 है तो 2 cos² थीटा -1 का मान क्या होगा। देखिए sin⁴ थीटा माइनस cos⁴ थीटा बराबर 2/3 है, तो आपसे पूछा है कि 2 cos² थीटा -1 का मान क्या होगा। मतलब इस पूरे इक्वेशन को cos में चेंज करना होगा, कैसे समझिए। आप इसको गौर से देखिए कि हम इसको sin⁴ थीटा को क्या हम sin² थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसी तरीका से cos² थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं और बराबर क्या है 2/3, ऐसा हम सोच सकते हैं, बिल्कुल। अब ये इसको ध्यान से देखिए, क्या ये a² माइनस b² के फॉर्म में नहीं आया, तो जी आया। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। तो a + b जैसे ही लिखेंगे ये आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इंटू में मेरा आ जाएगा sin² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर 2/3, यही आ जाएगा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू तो 1 आ गया, मतलब इस टर्म का वैल्यू क्या 1 आ गया। बचा मेरे पास क्या sin² थीटा माइनस cos² थीटा, और इस पूरे टर्म को चेंज करना होगा 2 cos² थीटा में, मतलब cos² में चेंज करना होगा। तो cos² तो cos में है ही, sin² को cos² में चेंज करना होगा। तो sin² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos² थीटा, मतलब हम sin² थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos² थीटा और माइनस
कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। अब देखो हमें वैल्यू किसका चाहिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का। यहाँ पे है 1 - कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। एक बार थोड़ा क्वेश्चन देख ले भाई, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पे इसको करना होगा चेंज, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 करना होगा। कैसे होगा तो मेरे भाई कैसे होगा, जरा ध्यान दो। 2/3 को इधर लेके आओ, मत देखो आसान सवाल नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलजेब्रा के जैसा। ठीक है, ये समझो तो अलजेब्रा का ही सवाल है, बस इसमें साइन कोस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये 1 - इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2/3 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 3 में 2 गया तो 1/3 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ 1 घटा दो, दोनों तरफ क्या 1 को घटा दो। ठीक है, दोनों तरफ 1 को घटा दो, इधर भी और इधर भी। भाई 1 को घटाएंगे तो भाई ऑप्शन मेरा माइनस में आ जाएगा, और माइनस में तो है नहीं। एक बार इसका इंग्लिश वाला वर्जन हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। 198 का इंग्लिश वर्जन किधर है मेरा, रुक जाओ, कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। अच्छा, लोचा यहाँ ये है कि इंग्लिश वाला में क्या दिया है, इंग्लिश वाला में दिया है कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, और हिंदी वाला में साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा। तो क्वेश्चन को यही रहने देते हैं, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अगर अब 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आए, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, इधर भी और 1/3 -1, तो ये हो जाएगा -2/3 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इस सी नंबर ऑप्शन के साथ माइनस लगा दो। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को थोड़ा सुधार देते हैं, माइनस लगा दो और सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक था, हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है, और कैलकुलेशन इंग्लिश वाला के हिसाब से है, इसीलिए हिंदी वाला के साथ ऑप्शन मैच नहीं किया, तो ऑप्शन को सुधार दिए। ठीक है, तो इस तरीका से इस सवाल को तोड़ना था। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इतना डिटेल में तो हम नहीं लिखेंगे। जी बिल्कुल नहीं लिखना है, और लिखना भी नहीं चाहिए। आपको कंसेप्ट मालूम रहेगा ना, तो आप ये चीज़ देख लेंगे कि यहाँ पे साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और जब तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा तो 1 बच जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 बचेगा। ठीक है, अब जी आंसर कोस में चाहिए तो साइन को कोस में बदल दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख देते हैं 2/3। और यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 2/3। अब हमें चाहिए 2 कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कोस को उधर ले गया है और 2/3 को इधर लेके आए, तो भैया 3 में 2 गया तो क्या बचा, 1/3 बचा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और फिर दोनों तरफ 1 माइनस कर देते आंसर में। सवाल को ट्रिगो का सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। कहता क्या है कि यदि x कोस स्क्वायर 30 इंटू साइन 60 इक्वल टू 1045 इंटू सेक 60 अपॉन कोसेक 60 है तो x का मान क्या होगा। देखिए, आपको साइन कोस का वैल्यू वाला चार्ट याद है, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का,
45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, कॉस का, सेक का, टेन का, कोसेक का। तो भैया जिसको वैल्यू याद रहेगा उससे ये सवाल बनेगा, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। सीधा आपको वैल्यू रख देना है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। टेन 45 का 1 होता है। सेक 60 का ऐसे मुंह दिखेंगे, सर मालूम नहीं। कोसेक 60 का सॉरी मालूम नहीं है, तो कैसे होगा? तो ये सवाल आप लोग के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए, दीजिए कि भैया इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा। और आपको फिर से बता रहे हैं कि जितना भी प्रैक्टिस हम आपको करवाए हैं, आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट देखिए और एक एक सवाल को लगाने का कोशिश करिए। देखिए आपका 20 में 20 सवाल कैसे नहीं बनता है। और जो भाई लोग कोर्स लिया है ना, वो लोग ना पूरा वहाँ पढ़ रहे हो, अब यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, और मैथ का टेस्ट सीरीज़ तो आपके पास है ही, उसको लगा लो, मामला ख़त्म। 20 में 20 सवाल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।